Dear students, welcome to my YouTube channel। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एक नई बुक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, अमूर्त बीजगणित। इस बुक की शुरुआत करने से पहले इसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाली टर्म्स और मैथमेटिकल सिंबल्स के बारे में समझेंगे और इसमें सबसे पहले हम समझेंगे सेट के बारे में। सेट यानी समुच्चय। सेट का मतलब समुच्चय। सेट हम किसे कहेंगे? A well-defined collection of objects is called set। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही एक समुच्चय कहलाता है। यहां पर ऑब्जेक्ट से मीनिंग या तो वो सारे नंबर्स होंगे या लेटर्स होंगे या जैसे अपन स्टेट्स या फिर ह्यूमन नेम्स, यानी जिसको हम एक नाम दे सकें। वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित। अगर सारे नंबर्स है तो उसमें लेटर्स नहीं होंगे और लेटर्स है तो नंबर नहीं होंगे, तो उसको बोलते हैं अपन वेल डिफाइंड। और यहां पे जो नंबर्स होंगे, लेटर्स होंगे, जो भी सेट होगा उसमें उसके ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या होंगे? एलिमेंट्स। उसके मेंबर्स होंगे, उनके अवयव कहलाएंगे, सदस्य कहलाएंगे। यहां वेल डिफाइंड को कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगर एक सेट जिसमें मैंने 1 2 3 लिखा तो हम इसको एक नंबर्स का सेट बताएंगे। बी सेट के अंदर मैंने लिखा ए ई आई ओ यू, ये वॉवल्स का सेट हो गया। लेकिन अगर मैंने इसी सेट में 1 भी लिखा, 2 भी लिखा, ए बी सी लिख दूं अगर, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, सुपरिभाषित संग्रह नहीं, क्योंकि हम इसको एक नाम नहीं दे सकते। क्योंकि ये अगर अपन इसको नाम दें कि नंबर्स का सेट, तो ये सारे नंबर्स नहीं है, और लेटर्स का बोले तो ये लेटर्स नहीं है। इस वजह से ये वेल डिफाइंड नहीं है। यानी जो भी मेंबर है वो उसका एक ही नाम हो, या तो नंबर्स हो या लेटर्स हो या ह्यूमन नेम्स हो या स्टेट्स के नेम्स हो, तो उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। और फिर उसके बाद बात आती है सेट को अपन रिप्रेजेंट किससे करें? तो सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर्स से। उसको हम एक नाम दे देते हैं, ए बी सी डी जो भी है। तो सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। समुच्चय को हम बड़े अक्षरों से निरूपित करेंगे, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से। ये तो समझा हमने सेट के बारे में। अब सेट को लिखने के जो टाइप हैं, सेट को लिखने के जो टाइप हैं वो होंगे दो कौन से? फर्स्ट टेबुलर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म या सारणीबद्ध रूप। सारणीबद्ध रूप। और दूसरा सेट बिल्डर यानी निर्माण रूप विधि। निर्माण रूप विधि। और तो समुच्चय को ये दोनों ही टाइप में हमें लिखना आना चाहिए, और सामने वाले ने अगर ये फॉर्म दी है तो हमें इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना, या ये फॉर्म दे रखी है तो इसमें कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। ये बेसिक वर्क है। तो सबसे पहले हम यहां पे सारणीबद्ध रूप को समझते हैं। जो भी सेट है उसके सारे मेंबर खुले खुले रूप में आएंगे, सब कॉमा से सेपरेट होकर के सारे एलिमेंट इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। ज्यादा एलिमेंट है तो डॉट डॉट करके छोड़ देंगे। जैसे बी सेट 1 और -1, ये सेट आ गया। सी सेट ए ई आई ओ यू, ये सेट ले लिया मैंने। तो ये जो ऐसी फॉर्म रखता है सेट, वो टेबुलर फॉर्म कहलाती है, सारणीबद्ध रूप कहलाता है। यदि मैं इसे इस फॉर्म में लिखना चाहूं, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म, तो ये फॉर्म कैसे लिखेंगे हम? वो ऐसे। सबसे पहले उस सेट को
ए लिख दो, बी लिख दो, जो सेट का नाम है वो डाल दीजिए। फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और उसमें यहां पर x लिख देंगे, y लिख देंगे या z लिख देंगे, जो भी वेरिएबल आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। फिर उसके बाद एक लाइन लगाओगे जिसको स्लैंट लाइन होगी और इसका मतलब होता है सच दैट, इस प्रकार। इस लाइन को लिखने के बाद आपको इस x के बारे में अपनी खुद की लैंग्वेज में एक डेफिनेशन डालनी है। वो कैसे? जो इस सारे नंबर को रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पे सारे नंबर नेचुरल है मान लो, तो आप क्या लिखोगे? x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेचुरल। तो अपने नेचुरल नंबर क्या होते हैं सबको ध्यान होंगे, वो सारे इसमें डाल देंगे। जैसे ये बी सेट है, इसको हम इस फॉर्म में लिखना चाहें, कौन से रूप में? सेट बिल्डर या फिर रोस्टर फॉर्म। अब मैं इसको ऐसे लिख दूंगा कि बी सेट इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्योंकि x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 समीकरण जो है उसके दो रूट निकालोगे, x के दो मान निकालोगे तो दो ही मान निकलेंगे और वो दो क्या होंगे? 1 और -1। तो दोनों के मीनिंग तो एक ही होंगे, लेकिन लिखने का जो प्रोसेस है वो दो टाइप से हो गया, जिसमें फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? सारणीबद्ध रूप या टेबुलर फॉर्म, और सेकंड जो है वो आपके पास में सेट बिल्डर या फिर रोस्टर फॉर्म। अगर हमें जैसे ये सेट दे दिया, ठीक है, सेट क्या दिया? AEIOU, तो हम क्या लिखेंगे? C इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट। अब x क्या है यहां पर? ये सारे के सारे अल्फाबेट हैं, इंग्लिश अल्फाबेट हो गए, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर। तो ये है क्या? सारे वोवेल हैं, स्वर हैं। तो हम क्या लिखेंगे? x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, x इज वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इस तरह से आप लोग इसको सारणीबद्ध से या फिर टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में अरेंज कर सकते हो। और हमें ध्यान होना चाहिए कि दोनों के मीनिंग एक ही है, दोनों क्या कहना चाहता है, दोनों के मीनिंग हमें समझ में आने चाहिए। ओके, नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ सेट। ऑर्डर ऑफ सेट यानी कि समुच्चय की कोटि, समुच्चय की कोटि। अब ये समुच्चय की कोटि से मतलब क्या हुआ? जो भी सेट है उस सेट में एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ सेट। समुच्चय में अवयवों की संख्या समुच्चय की कोटि कहलाती है। अगर मैं बात करूं बी सेट की, तो इसके अंदर कोटि कितनी हुई? 1 और 2। तो ऑर्डर ऑफ बी लिखेंगे ऐसे, ऑर्डर ऑफ बी, पढ़ेंगे भी तो ऐसे ही पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ बी सेट। समुच्चय बी की कोटि बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जितने एलिमेंट है उसको डाल दो यहाँ पे। अगर सी सेट की ऑर्डर निकालनी होती तो सी सेट का ऑर्डर कितना हो जाता? 5। तो ये हमने ऑर्डर निकालना सीख लिया, सेट के बारे में समझ लिया। अब हम समझते हैं गणितीय संकेत, मैथमेटिकल सिंबल्स। अब मैथमेटिकल सिंबल्स में ये सबसे पहला सिंबल, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। इस सिंबल का मतलब बिलोंग्स टू। यूज कैसे करोगे? जैसे ये x बिलोंग्स टू ए सेट, ये जो एलिमेंट है x, ये किसका मेंबर है? ए सेट का। तो उसको ऐसे रीड करेंगे, x बिलोंग्स टू सेट ए, x समुच्चय ए का अवयव है या इससे संबंधित है। इसमें नॉट डाल दिया तो ये एलिमेंट इसका नहीं होगा, x नॉट बिलोंग्स टू b, या x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट b, x b का अवयव नहीं है। इस डबल डॉट का मीनिंग और इस तिरछी लाइन या फिर स्लैंट लाइन जो दे रखी है, इन दोनों का मीनिंग एक ही है। तो इसका मीनिंग होता है सच दैट, इस प्रकार, इस प्रकार। इसको शॉर्ट फॉर्म में s डॉट टी डॉट भी लिख सकते हो, कहीं भी ये लिखा हुआ मिले तो भी आप लोग यही समझे, और इसका मीनिंग ये। नेक्स्ट, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, विद्यमान या फिर निहित होना, निहित होना, देयर एग्जिस्ट। इस सिंबल का मतलब होता है एंड और,
हिंदी में इसको क्या बोलोगे? और या फिर तथा, और इंग्लिश में एंड। ये जो सिंबल दे रखा उल्टा वी, इसको बोलते हैं और का मतलब हिंदी मतलब क्या होगा? या। और क्या लिख सकते हो इसको? अथवा। अथवा, अथवा का मतलब, या का मतलब, और का मतलब ऑप्शनल हो गया। और इसको समझना चाहे दोनों को तो ऐसे समझें, जैसे मान लो ए और ये से लगा हुआ है और इसका मतलब ए और ऐसे लिखा, तो रीड कैसे करोगे? ए एंड बी, इंग्लिश में तो ऐसे पढ़ोगे आप लोग, ए एंड बी, ए और बी। और यहां पे ए और बी, और मतलब ये वाला, ये और नहीं, ए और बी। और हिंदी में पढ़ेंगे तो ए या बी। ये ऑप्शनल के लिए यूज किया, दोनों में से किसी एक का, और इसका दोनों का यूज हो रहा है। नेक्स्ट, फॉर एवरी, इस सिंबल का मतलब होता है फॉर एवरी, प्रत्येक के लिए, प्रत्येक के लिए। और क्या क्या लिख सकते हैं इसको? इसको लिख सकते हैं फॉर एवरी, फॉर ईच, फॉर ऑल, सभी के लिए, प्रत्येक के लिए। ठीक है, तो इसका मीनिंग यह रहेगा, फॉर एवरी, फॉर ऑल, फॉर ईच, या फिर प्रत्येक के लिए। ये सिंबल जिसका मीनिंग होता है इंप्लाइज दैट, इंप्लाइज दैट। कैसे यूज करोगे? जैसे इसके दोनों तरफ दो एलिमेंट डाल दिए मैंने, तो इसको रीड करेंगे ए इंप्लाइज टू बी, या फिर इफ ए देन बी, मतलब अगर आपके पास ए है तो उससे आपका बी होगा। यदि तो, हिंदी में कहेंगे तो इसको क्या बोलेंगे इस सिंबल को? यदि और तो। इफ ए देन बी, यदि ए है तो बी है। जब ये समझ में आ गया तो ये भी आ जाएगा। इसका मतलब होता है इंग्लिश में इंप्लाइड बाय, इंप्लाइड बाय। अगर इसमें यूज करोगे ए इंप्लाइड बाय बी, ऐसे बोलोगे आप लोग। और बी से ए हो रहा है क्योंकि एरो इधर इस साइड में लगा हुआ है, तो इसका जो मीनिंग रहेगा बी होने से ए हो रहा है, तो इफ बी देन ए। ओके, नेक्स्ट, इन दोनों को मिला दिया जाए, दोनों सिंबल को मिला दिया जाए तो एक नया सिंबल ये आया जिसको अपन बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ। अगर ये लिखा हुआ है ना तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, इन सब के मीनिंग सेम रहेंगे। और हिंदी में इसको क्या पढ़ोगे? यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, आई डबल एफ, इफ एंड ओनली इफ। ये सारे एक दूसरे को रिलेटेड हैं। ये लिखा हुआ है तो भी ये समझें, और ये लिखा हुआ है तो भी ये समझें, और ये लिखा हुआ है तो ये समझेंगे, तो एक दूसरे को रिलेट करें। अब पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे ए, और मान लो ये बी लिखा हुआ है, ए और ये बी, तो कैसे रीड करोगे? ए इफ एंड ओनली इफ बी, ए यदि और केवल यदि बी, ए यदि और केवल यदि बी। इन संकेतों को तो हमने, इन सिंबल्स को हमने छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। जिसका मीनिंग क्या होता है वो देखिए। फर्स्ट, 3 डॉट हैं और इस तरह से डॉट दें, इसका मतलब देयरफॉर, इसलिए, इसलिए। और इस तरह का दे रखा है, 2 ऊपर और 1 नीचे, बिकॉज, इसका मतलब क्या होता है? बिकॉज, क्योंकि। ये जो प्लस डॉट है मैथमेटिक में हम जो इसका यूज करते हैं जनरली अलजेब्रा वगैरह में, जब भी ऑपरेशन वगैरह यूज करते हैं वहां पर इसको बोलते हैं या। प्लस का मतलब या, और इस डॉट का मतलब एंड, और। ये तो समान का चिन्ह दे रखा है, इसको बोलते हैं इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू। और 3 लाइन दे रखी हैं तो इसको बोलेंगे इज इक्वलेंट टू, तुल्य है। ये जो ट्राइंगल है इसको अपन डेल्टा बोलते हैं, ट्राइंगल है, छोटा ट्राइंगल है ना ये, तो डेल्टा नाम देंगे इसको, या फिर ट्राइंगल तो है ही है। नेक्स्ट, इन संकेतों के बाद सेट और सेट के बीच में कुछ रिलेशंस हैं, उनको समझते हैं।
ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब क्या होता है? जैसे नंबर्स में अगर मैं 2 को 5 में जोड़ना चाहूं तो प्लस साइन यूज करते हैं, वैसे ही सेट को सेट के साथ में ऐड करना हो, मिलाना हो, तो वहां पे अपन क्या यूज करते हैं? इस सिंबल का। इसको बोलते हैं यूनियन। किसका यूनियन? दो सेट का। तो दो समुच्चयों का संघ, यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी, दो सेट का यूनियन। अब इसको और डिटेल में देखना चाहें तो इसका वेन डायग्राम बनाइए आप लोग। वेन डायग्राम में अगर ये इस तरह से एक दूसरे को काट रहे हैं या अलग अलग है, जो भी इसकी पोजीशन है उसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और यूनियन का मतलब होता है कि इस सेट के अंदर दोनों के एलिमेंट हैं, दोनों के मिला दिए, मिक्स कर दिए, तो ये सेट आएगा। और ये जो डॉटेड दे रखे हैं ये सारे एलिमेंट किसके होंगे? ए यूनियन बी के। और इसमें एक मैथमेटिकल मीनिंग निकलता है जिसको अपन आने वाली थ्योरम्स, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में यूज करते हैं। ये इस तरह की लैंग्वेज जो आप लोग इजीली समझ पाओगे यहां से। कैसे? अगर मैं यहां से इस पूरे सेट में से एक एलिमेंट निकालूं, कोई भी एक्स, तो उसके बारे में आप लोग क्या बताओगे? वो एलिमेंट ए सेट का भी हो सकता है, बी सेट का भी हो सकता है, क्योंकि अगर मान लो ये सेट ऐसे अलग अलग हो गए तो इसमें भी ये भी एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों मिला के ही तो वो ए यूनियन बी होगा। तो एक्स एलिमेंट ए सेट का है या एक्स एलिमेंट बी सेट का है। तो जब भी एक्स ए यूनियन बी से बिलोंग करेगा तो सीधा अपन एक ही बताएंगे, तो देन एक्स ए का मेंबर है या एक्स बी का मेंबर है। ओके, नेक्स्ट, ये सिंबल जो उल्टा यू दे रखा है इसको बोलते हैं सर्वनिष्ठ या फिर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब इस सेट और इस सेट में जो कॉमन एलिमेंट है उनका सेट, दोनों में उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय, उसी को अपन बोलते हैं सर्वनिष्ठ। तो ऐसे पढ़ेंगे इसको, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड सेट बी, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। डायग्राम बनाएं अगर इसका वेन डायग्राम तो कुछ ऐसा आएगा, ये सेट ए है और ये सेट बी है, दोनों में कॉमन एलिमेंट ये ही होगा आपके पास में, इसी को अपन ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। और अगर मैं इसमें से कोई भी एलिमेंट चूज कर दूं, एक्स एलिमेंट, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो एक्स के बारे में 100% अपन एक ही कहेंगे, ये एलिमेंट ए का भी है और बी का भी है। इफ एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी देन x belongs to A and x belongs to B। एंड आ गया, मतलब दोनों चीजें साथ हैं, मतलब ये A से भी बिलोंग कर रहा है और B में। जबकि यूनियन में हमने क्या देखा, ये मेंबर इसका भी है और इसका भी हो सकता है, तो इसका मतलब बीच में और डाल रखा था। तो आप लोग इस तरह की जो लैंग्वेज आपको यूज करनी है इस तरह से समझें। और देखिए ये दो सेट का क्या हो गया? डिफरेंस। दो सेट का क्या है? डिफरेंस, अंतर, दो समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो इसको आप कैसे समझेंगे? ये सेट ए है और इसमें से हमने बी को उड़ा दिया, पूरा बाहर निकाल दिया, तो जब ये ए बी सेट इस साइड में आ जाएगा तो पीछे क्या बचेगा? यही तो पोर्शन बचेगा। और इसमें से अगर मैं कोई एलिमेंट चूज करूं x, तो वो एलिमेंट 100% ए का ही होगा, बी का तो होगा ही नहीं। तो इफ x बिलोंग्स टू a माइनस बी देन डन, फिक्स हो गया, x a का मेंबर बट x नॉट बिलोंग्स टू b। यही डायग्राम अगर आप लोग कुछ ऐसा बनाते, किसके लिए? b माइनस a के लिए, b माइनस a, ये a है और ये b है। अगर मैं b में से a को निकालूं, b में से a को, क्योंकि a माइनस b तो अभी निकल गया, ये b में से a को निकालोगे तो अपने पास में तो यही बचेगा और ये बचेगा। इसका मतलब यहां पर अपन ये कहेंगे कि अगर मैंने इसमें से x चूज किया तो ये x एलिमेंट b का होगा लेकिन a का नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं अपन। फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट का मतलब ऐसा सेट जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट हो, जिनको काउंट कर सकते हैं अपन, जिनकी संख्या सीमित हो, परिमित हो, वो सेट परिमित समुच्चय या फिर फाइनाइट सेट होगा।
A set in which number of elements are finite set is called finite set. जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या सीमित हो, परिमित हो, वो सेट परिमित समुच्चय कहलाएगा. सेम इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय. A set in which number of elements are infinite set is called infinite set. ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनंत हो, अपरिमित हो, असीमित हो, उसे अपन क्या कहेंगे? अपरिमित समुच्चय. नल सेट या एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, वॉइड सेट, ये सारे नाम है बेटा. हिंदी में बोले तो एक ही नाम होता है खाली समुच्चय या फिर रिक्त समुच्चय. ये खाली समुच्चय जो होता है, एम्प्टी सेट जो है, नल सेट जो है, वॉइड सेट है, ये हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? फाई से. जहां भी फाई लिखा हुआ है इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने आप को व्यक्त कर रहा है. क्या व्यक्त कर रहा है? कि ये खाली सेट है. और ऐसे भी आप लिख सकते हो, सेट में कोई मेंबर ही नहीं है. इट कंटेन्स नो एलिमेंट्स, जो भी सेट है उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं हो, उसी को अपन क्या बोलते हैं? खाली समुच्चय, रिक्त समुच्चय. समझने के लिए एग्जांपल, एक मैंने ये सेट लिखा, कौन सी फॉर्म है? क्योंकि अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा है. ये कौन सा रूप है सेट का? रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, निर्माण रूप विधि. तो सबसे पहले इसमें तो पता लगेगा नहीं, ऐसे तो दिख रहा है इसमें एलिमेंट है, लेकिन जब इसको समझ करके अपन इसका सेट बनाएंगे, कौन सा? टेबुलर फॉर्म, सारणीबद्ध रूप, तो हमें पता लगेगा ये क्या है. तो देखो हमारे पास में ये कह रहा है एक्स इस सेट का एलिमेंट है, और एक्स कैसा होना चाहिए? इन शर्तों में लगना चाहिए. ये शर्त इसमें एप्लीकेबल होनी चाहिए इस एक्स के लिए. तो ये कहता है एक्स तो 3 और 4 के बीच है, 3 और 4 के बीच लाइज कर रहा है, और एक्स क्या है? नेचुरल नंबर. इन दोनों को अगर मिला दिया जाए कि नेचुरल भी हो और ये कंडीशन भी लागू हो, तो हम देखते हैं कि एक्स 3 और 4 के बीच में और नेचुरल होना चाहिए, तो 3 और 4 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है. इट मीन्स अगर इन दोनों को फॉलो करें तो x मिलेगा ही नहीं, x नहीं मिलेगा तो खाली, और खाली को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से. इट मीन्स ए सेट इज एम्प्टी सेट, नल सेट, रिक्त समुच्चय. चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे. सबसेट ऑफ ए सेट, सबसेट ऑफ ए सेट, समुच्चय या फिर समुच्चय का उपसमुच्चय, ऐसा भी लिख सकते हैं, समुच्चय का उपसमुच्चय. ये चीज समझते हैं. उपसमुच्चय को समझने के लिए इतना जानकारी में रख लो बेटा आप लोग कि इस सेट के सारे मेंबर अगर इस सेट में आ जाए, इसमें अगर 3 एलिमेंट थे और 3 के 3 इसमें आ गए, या जो भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व हो गए, कंटेन कर गए, विद्यमान हो गए सारे के सारे, तो हम क्या पढ़ेंगे? ए इज सबसेट ऑफ सेट बी. ए बी का क्या हो गया? उपसमुच्चय. ये 100% हो गया कि इसके सारे मेंबर इसी के ही हैं जब ये सिंबल आ जाए. सेट ए कंटेन्ड इन सेट बी, समुच्चय ए बी में विद्यमान है. ये सारे एलिमेंट यानी x, यहां पे क्या लिखा हुआ है? फॉर एवरी. यहां फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब फॉर एवरी x का मतलब सारे एलिमेंट a के वो किस में होंगे? जो भी आप लोगे वो हर एलिमेंट b में एग्जिस्ट करेगा. समझने के लिए देखिए, जैसे a इज इक्वल्स टू 1 2 3 और b सेट इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 समथिंग, ऐसे कुछ एलिमेंट दे दो, तो ये सारे मेंबर इसमें है, तो हम क्या कहेंगे? इंप्लाइज दैट. मतलब ये है तो अपने पास में 100% ए बी का क्या हो गया? उपसमुच्चय, सबसेट. ए इज सबसेट ऑफ बी. नेक्स्ट, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट, समुच्चय का उचित उपसमुच्चय, समुच्चय का उचित उपसमुच्चय. ये तो हो गया हिंदी मीनिंग किसका? इसका. प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट, किसी समुच्चय का उचित उपसमुच्चय.
कोई भी सेट का जो प्रॉपर सबसेट होने के लिए क्या कंडीशंस होती हैं वो देखिए। ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। ए समुच्चय जो है वो बी का एक उचित उपसमुच्चय होगा। कब होगा? जब उसमें ये दो शर्त, ये दो कंडीशंस उसमें लग जाएगी। वो शर्तें क्या है कि जिसकी वजह से ये ए इसका क्या बन जाए? प्रॉपर सबसेट। वो पहली शर्त, ए के सारे मेंबर बी में होने चाहिए, जिसको हम क्या पढ़ते हैं? सबसेट होना। ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, पहली शर्त। दूसरी, ए और बी इक्वल नहीं होने चाहिए। ए और बी इक्वल नहीं होने चाहिए, तो हम क्या कहेंगे? ये जो सेट ए है वो एक प्रॉपर सबसेट है, किसका? बी का। इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे ए सेट 1 2 3, बी सेट 1 2 3 4। क्या इसमें ये दोनों चीजें लग रही हैं? फर्स्ट, ए के सारे मेंबर ही इसमें आ गए, तो ए सबसेट बी हो गया। क्या ये दोनों इक्वल सेट हैं? नो, इक्वल सेट नहीं है। तो दो चीजें लगने का मतलब ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए बी का उचित उपसमुच्चय है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट। समुच्चय के कुल उपसमुच्चय। समुच्चय के कुल उपसमुच्चय, कोई भी सेट है उसके टोटल सबसेट कितने होंगे, उसको कैसे कैलकुलेट करें, कैसे पता लगाएं? तो उसके लिए आप लोग इस तरह से समझें। कोई भी सेट है, सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कोई सेट है, उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? m। तो देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, मतलब ए सेट के कुल उप समुच्चयों की संख्या वो कितनी होगी? 2 की पावर m। तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो ये डिसाइड करो, देखो कि जो सेट आपको दिया जा रहा है उसमें मेंबर कितने हैं, कि मेंबर m है, 5 है, 7 है, जो भी नंबर। तो उसके बाद टोटल जो नंबर ऑफ सबसेट होंगे वो किसके बराबर हो जाएंगे, किसके इक्वल हो जाएंगे? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। जो भी सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट यहां रख दो, तो ये आपके टोटल सबसेट आ जाएंगे। इसको समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल, जैसे ए सेट है एबीसी, एबीसी 3 एलिमेंट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे इसमें? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, जिसको सिंप्लीफाई करोगे तो 8। मतलब इस सेट के जो टोटल सबसेट होंगे, उप समुच्चय होंगे, उनकी संख्या 8 होगी। और वो 8 सबसेट कैसे कैलकुलेट करें? सिंपल वे रखिए, 3 एलिमेंट हैं, सिंगल एलिमेंट रख करके जोड़ा बनाओ, एक एक एलिमेंट का ये बन जाएंगे। फिर दो दो के जोड़े बनाओ, दो दो के पेयर बनाओ, ए बी ए सी ए। इस तरह से आपके ए बी आ गया, ए सी आ गया, बी सी आ गया। और ये 1 1 का जोड़ा बना, फिर ये दो दो का, और एक लास्ट में 3 का बना दो, तीनों एक साथ में, और लास्ट में 5। ये जितने भी सेट निकाले हैं ये सारे इसके क्या हैं? सबसेट। क्यों? क्योंकि ए इसमें आ रहा है, तो ए ये सेट इसका क्या हो गया? सबसेट। ये भी इसका क्या हो गया? सबसेट। ये भी इसमें मिल रहा है, सबसेट। ये भी इसमें मिल रहा है, सबसेट। तो ये सारे के सारे सबसेट। रही बात 5 की, इसका मतलब ये 5 है। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय हमेशा अपने सेट का क्या होता है? किसी भी सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। एम्प्टी सेट ऑलवेज सबसेट ऑफ एनी सेट। किसी भी समुच्चय का क्या बनेगा? सबसेट बनेगा। अब एक और टॉपिक लेते हैं लास्ट, घात समुच्चय, पावर सेट। ये पावर सेट क्या होती है? घात समुच्चय क्या होता है? घात समुच्चय का मतलब होता है कि किसी भी सेट के जितने भी आपने सबसेट निकाले, उन सबसेट का जो सेट है वो पावर सेट है। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट। और इसको डिनोट किससे करते हैं? पी ए, मतलब पावर सेट ऑफ ए सेट। किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे निरूपित करते हैं? पी ऑफ ए। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल पढ़ा, ए सेट था, इसके पावर सेट निकालने, तो सबसे पहले क्या निकालोगे? इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो कितने आए? 8। और इसको अपन क्या करते हैं, यहां पर इसका एक सेट बना देते हैं, ये सेट। तो ये क्या बन गया यहां पे? पावर सेट ऑफ ए।
ये ए सेट का क्या है, पावर सेट। किसी भी सेट के सारे जो आपने सबसेट निकाले हैं उनका जो कलेक्शन है, उनका जो सेट है, वही सेट क्या होता है, पावर सेट। इसी को बोलते हैं घात समुच्चय। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।